निकाय का रण, कौन दिखाएगा दम। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। निकाय चुनाव की तारीखों के बाद घमासान जारी है। सीएम योगी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और बीजेपी की बैठक में निकाय को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ है। निकाय चुनाव पर मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अपील की है कि निगम का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि शाइस्ता परवीन को बीएसपी टिकट नहीं देगी, बीएसपी अतीक के परिवार में से भी किसी को टिकट नहीं देगी। वहीं अखिलेश की आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी है। तो सवाल वही, निष्पक्ष चुनाव पर सवाल। यूपी में अब नया बवाल, निकाय की जंग की अखिलेश माया पर भारी होगी। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। शहर में कौन दिखाएगा दम। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। निकाय की जंग, भगवा ब्रिगेड या लाल रंग। चुनाव के परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखेगा कि सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विशेष रूप से बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज भी पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेगा। वोट युद्ध की बारी, किसकी कितनी तैयारी। भाजपा अकेले अपने दम पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने निर्देश भी जारी किया है कि स्थानीय संगठन प्रत्याशी का चयन कर यथाशीघ्र राष्ट्रीय कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि हम प्रत्याशी की घोषणा कर सकें। निकाय चुनाव में बड़ी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराएगी और उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी जीत कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है मुसलमान। अब उन्होंने सबको देख लिया, कांग्रेस को देखा, आपको देखा, समाजवादी पार्टी को देखा, सबको देखा। निष्पक्ष चुनाव पर सवाल, यूपी में नया बवाल। नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। पहले ये लोग वोट को लुटवा लिया करते थे, तो कुल मिलाकर वो गुंडे और माफिया ऐसे कभी सपा में कभी बसपा में इनके पास रहते थे, इसका उन्हें लाभ मिलता था। तो आज अब वो स्थिति रह नहीं गई है। अब तो कानून व्यवस्था भी मजबूत हुई है, गुंडे माफियाओं की कमर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तोड़ दी गई है। तो अब चुनाव हारने का बहाना क्या बनाएंगे? तो हर बार चुनाव हार का बहाना ईवीएम होगी, चुनाव आयोग होगा। साइकिल, हाथ और हाथी, चुनाव में किसके साथी। अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहाँ मेयर का टिकट देगी। हर राजनीतिक दल का अपना फैसला होता है कि वो किसको टिकट देगी, किसको टिकट नहीं देगी, किसको अपने दल में रखना है, किसको अपने दल में नहीं रखना है। जहां तक बसपा का सवाल है, बसपा ने अतीक अहमद और परिवार को टिकट न देने का ऐलान किया। ये फैसला बसपा का है। समाजवादी पार्टी को इस फैसले पे या इस मामले पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। के सवाल एक एक करके आपको बताते हैं। आज चर्चा के दौरान हम कौन से सवाल पूछने जा रहे हैं, किन सवालों का जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। क्या नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार अपना खाता खोल पाएगी। दूसरा सवाल, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को होगा पसमानदा प्लान का फायदा और कहीं ना कहीं 24 के लिए भी एक लिटमस टेस्ट का काम करेगा। क्या आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में कामयाब होगा विपक्ष, ये तीसरा सवाल है। और इन्हीं सवालों को अपने गेस्ट पैनल से हम पूछेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साजन सिंह नेता बसपा हमारे साथ हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाषपा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआती 30 सेकंड आप सभी अपनी अपनी बात रखिए। शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे। बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी को निगम चुनावों में प्रतिद्वंदी मान ही नहीं रही। वो कह रही है कि मुकाबला उसकी और बसपा के बीच में है, क्योंकि जो भी आपका कोर वोट बैंक था उससे एक बड़ा हिस्सा तो बीजेपी ने पहले खींच लिया है, चाहे वो मुस्लिम हो, ओबीसी। बिल्कुल सही कह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी नहीं हो पा रही है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है शहर और कस्बों में, जिस तरह से मेट्रो चलाई है, जिस तरह से रोड्स बनाई है, जिस तरह से 100 डायल बनाया था, 1090 बनाया था महिला सुरक्षा के लिए, हमने 108 एम्बुलेंस बनाया था जो कस्बों गांव के बीच के लोगों को जोड़ने का भी काम करती है कि जब भी कोई बीमार हो तो उसको फट से ले जाके पहुंचाया जा सकते हैं। हॉस्पिटल हमने बनाए। तो कहां से कंपेयर करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया, ना स्मार्ट सिटी बनाई, हमने स्मार्ट गांव बनाए। जनसुमित योजना के तहत हमने स्मार्ट गांव बनाए। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, आपने जब सरकार चलाई उसकी उपलब्धियां बता दी। 30 सेकंड पूरे, आगे बढ़ते हैं।
साजन सिंह बसपा नेता हमारे बीच में। साजन सिंह, आज बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, शाइस्ता उसके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देगी बसपा, लेकिन सदस्यता अभी शाइस्ता की बनी रहेगी गिरफ्तारी तक। लेकिन उसके साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, लोग कह रहे हैं कि अभी से हार की भूमिका बन रही है। कल तक जो हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि माफिया के पति को टिकट दे दिया है, कम से कम आज तो अप्रिशिएट करेंगे ना इस डिसीजन का। बहन जी ने जब स्टेटमेंट दिया कि हम अतीक अहमद की पत्नी और ये उसके किसी भी परिवार को टिकट नहीं देंगे। दूसरी बात, बैलेट पेपर का चुनाव कराना एक विश्वास जगाता है जनता में। क्यों भारतीय जनता पार्टी इसका अपोज कर रही है? सारे विपक्षी दल मिलकर के कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन कुछ छिड़का नहीं। जनता पे विश्वास है नहीं, सिर्फ ये के प्रकार किसी तरह बैलेट पेपर पे ईवीएम में छेड़खानी करके चुनाव जीतते हैं, ये साबित हो चुका है। इसलिए बहन जी की मांग है ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है साजन सिंह जी, 30 सेकंड पूरे। जैनेंद्र अर्कवंशी, प्रवक्ता सुभाषपा हमारे बीच में है। सुभाषपा गठबंधन करेगी क्या निकाय चुनाव में, या फिर आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? पूर्वांचल तक ही सीमित है अभी आपकी पार्टी का प्रभाव? 30 सेकंड। नहीं, सुभाषपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। निकाय चुनाव में अपने दम पे लड़ेगी और अपनी ताकत का एहसास करवाएगी सभी दलों को। अगर आपको पिछला त्रिस्तरीय चुनाव याद हो, क्योंकि पिछले नगर निकाय चुनाव के समय हमारी पार्टी केवल पूर्वांचल तक सीमित थी, लेकिन आपको जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसको देखना पड़ेगा। उसमें हम चौथे नंबर की पार्टी थे, कांग्रेस से आगे थे, आप पार्टी से आगे थे, आरएलडी से आगे थे, और हमारी और बसपा की सीटों में बहुत ज़्यादा केवल 150-200 सीटों का अंतर था, तो हम इतना पीछे नहीं थे। और 2017 के बाद 2021 के बाद हमारी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ी है। ठीक है जयेंद्र जी, आपने फिलहाल स्पष्ट किया कि सुभाषपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बढ़ते आगे, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता जी बताइए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी निगम में, वोट कटवा बनेंगे आप, किसी के साथ गठबंधन करेंगे, क्या प्रभाव है आपका? देखिए, मैं समझती हूँ जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जनता के मुद्दे उठाने का काम लगातार करती चली आई है और इस बार भी वही करेगी। और पूरी तरह से हम फुल फ्लेजेड चुनाव में जा रहे हैं। 22 प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं जो कैंडिडेट्स का चुनाव करेंगे, और ये भी बताएंगे कि इस बार भाजपा के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार भाजपा इस चुनाव में जीतने के बाद भी इस कोई भी ऐसे निगम नहीं है, कोई ऐसी नगर पालिका नहीं है, कोई ऐसा निकाय नहीं है जहां पर कोई स्मार्ट सिटी वो दे पाए, वो स्मार्ट नगर निकाय या निगम कुछ भी दे पाए। तो मैं समझती हूँ ये सारी चीजें हैं जो। ठीक है प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे। आपने कई सवाल उठाए और मुझे लगता है कि सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो सवाल उठाए, 30 सेकंड के अंदर संजय चौधरी। देखिए, ये ऐसा चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत बेहतर करती आई है। इस बार के हम चुनाव में जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर लखनऊ में मेट्रो चलाने वालों के अगेंस्ट हम 5 शहरों में मेट्रो चलाकर जा रहे हैं, और 2 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया है। लगभग 150 से ज्यादा फ्लाईओवर्स बनाकर जा रहे हैं हम, 200 नए पार्क बना के जा रहे हैं हम, 3500 किलोमीटर की नई सीवर की पाइपलाइन डालकर जा रहे हैं हम, 3000 किलोमीटर की नई पेयजल की व्यवस्था करके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 500 नए नलकूप शहरी क्षेत्रों में लगा के जा रहे हैं। लगभग 80,000 नए शहरी मकान बनाकर जा रहे हैं। इस आधार पर हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम जीत को दोहराएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप जब सरकार चला रहे थे क्या क्या आपने किया उसकी लिस्ट आपने बता दी, लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हुए हम समीकरणों पर बात कर रहे हैं। सुभाषपा कह रही है कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, ओबीसी वोट जो है वो बटेगा। पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, आजमगढ़ और रामपुर में खासतौर पर जीत के बाद वो वोट आपका बटेगा। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि सपा से मुकाबला थोड़ी है निगम चुनावों में, मुकाबला बसपा से हो सकता है, सपा तो है ही नहीं कहीं। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है। आपने साफ साफ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति में मैंने नहीं बताया, संजय चौधरी जी ने लिस्ट बताई है, उन्होंने क्या क्या किया। वही बात वही हो गई। तो मैं तो एक सीधा सवाल पूछूंगा कि संजय चौधरी जी ये बता दें कि इन्होंने स्मार्ट सिटी कौन सी बना दी है, हम भी तो नाम जान जाएं। पार्क इतना बड़ा कौन सा, जनसमूह जितना पार्क इन्होंने कौन सा बना दिया है, उत्तर प्रदेश के लोग जान भी जाएं। कौन सा स्मार्ट गांव इन्होंने बना दिया, उत्तर प्रदेश के लोग जान जाएं। न स्मार्ट गांव बना पाए, न स्मार्ट सिटी बना पाए, न पार्क बना पाए, न इन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, न इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, न इन्होंने एजुकेशन कॉलेज बनाए हैं। बातों से थोड़ी होता है कि हमने संजय जी आपको जवाब देना है। ठीक है अनुराग जी, होल्ड। संजय जी बोलिए जो आपने पूछा उसका जवाब दो। बोलिए संजय जी। काम नहीं किया। जब देखिए,
जब नगर निगम की बात होती है तो नगर निगम के चुनाव में तो नगरीय क्षेत्रों की बात होती है, उसमें ये बता रहे हैं कि हमने स्मार्ट गांव बता दिया। क्षेत्रों में बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो 1,800 MBBS की सीट थी, 8,000 MBBS की सीट है। ये बताता है कि स्मार्ट सिटी बताओ ना, हमने तो मेट्रो चलाई है शहर में, बता दिया आपको, हमने स्टेडियम बनाए, हमने बता दिया आपको, एक एक करके बोलिए। हमने पुलिस सिस्टम 100 टायर बनाया शहर में, गाँव से कनेक्ट कर रहा है, सभी लोगों की मदद हो रही है, हमने बनाया है, कस्बों को ही फायदा होता है उससे। आप बताओ ना आपने क्या किया, स्टेडियम कौन सा बनाया है, हम भी तो जान जाए। अरे हमने पार्क कौन सा बनाया है, 5 शहरों में आज मेट्रो चल रही है। अरे मेट्रो तो समाजवादी की देन है, आप बताओ आपने क्या बनाया? देन नहीं, वो विस्तार की बात कर रहे हैं, मेट्रो चलाते थे, विस्तार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपने 3 शहरों में की तो हमने 5 में कर दी। अरे वो तो फिर समाजवादी की योजना है, समाजवादी नहीं सबका योजना तो पब्लिक के लिए होती है ना। अब आप मूल योजना के लिए चले जाएंगे तो उसकी जड़ में भी बीजेपी बैठी है। आपको पता है दिल्ली मेट्रो में जो पेपर वर्क खत्म हुआ था उस वक्त किसकी सरकार थी, कौन चीफ मिनिस्टर था? उसके बाद सरकार बदली, कांग्रेस आई, लेकिन उस प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया। सुन तो लीजिए, पब्लिक वेलफेयर स्कीम जब आप उसके इतने रूट में जाएंगे तो असल क्रेडिट के लिए फिर बीजेपी आ जाएगी। ठीक है, तो बताइए स्टेडियम कौन सा बना दिया, कौन संजय सा चौधरी पार्क बना दिया, बताइए कौन सा पार्क बनाया, कौन सा नाम बताइए, कौन सा पार्क बना दिया? लखनऊ में निकलोगे तो लखनऊ में 9 नए फ्लाईओवर बनते हुए दिखेंगे। अरे पार्क जी, लखनऊ में निकलिए, लखनऊ नहीं, लखनऊ याद है आपको? अनुराग जी टेस्ट मत लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। 2 फ्लाईओवर मिलेंगे आपके क्षेत्र में, गुजरात के ऊपर फ्लाईओवर किसने बनाया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं प्रभु, देखिए परिणाम को महसूस कीजिए। हमने स्मार्ट पार्क बना दिया, कौन सा पार्क पूछा तो आप इधर लखनऊ में निकला करो, हमने पूछा स्टेडियम कौन सा बनाया तो आप इधर भागने लग गए। अरे ऐसे तो हमने एक्सप्रेस वे बनाया था, जिस एक्सप्रेस वे को लेके आप आज ढिढोरा पीट रहे हो। एक्सप्रेस वे की शुरुआत किसने की थी? अब एक्सप्रेस वे की शुरुआत की बात आप करेंगे अनुराग जी, तो देखिए दिक्कत यहाँ साजन सिंह को हो जाएगी। वो कहेंगे एक्सप्रेस वे तो बहन जी की देन है, ये तो बसपा के सरकार में शुरू किया गया था। साजन सिंह, हाँ बोलिए साजन सिंह। जिस चमकती दमकती नोएडा को आज बाबा योगी आकर के उद्घाटन करते हैं, वो चमकती दमकती नोएडा किसी और ने, बहन जी ने बनवाया था। जिस एक्सप्रेस वे पे आकर के फीता काट के उद्घाटन करके अपना ताल ठोकते हैं अखिलेश यादव। नहीं, सपा की तरफ से, हाँ सपा की तरफ से कहा जा रहा है एक्सप्रेस वे उसकी देन है, वो पहली परियोजना उनकी तरफ से शुरू की गई। बनवाया था एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की नींव अगर किसी ने रखी थी तो बहन जी ने रखी थी। आज जो नोएडा से सर पर दौड़ती हुई गाड़ी चलती है, जिसको अखिलेश यादव जी भी क्लेम करते हैं, भाजपा भी क्लेम करते हैं, किसी और ने नहीं, बल्कि विजन था बहन जी का। उसी विजन को जानती है उत्तर प्रदेश की जनता। आज ये तुतू में जो हो रहा है भाजपा और सपा के बीच में, कम से कम प्रदेश की जनता आपका इस टीवी चैनल पे देख तो रही होगी ना, ये समझ रही होगी कि विजन किसी के पास नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं रखते, डबल इंजन की सरकार का ढिढोरा पिटने वाले। ठीक है, लेकिन साजन सिंह जी एक मिनट, आज बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि दलित, पिछड़ा वर्ग और जो शोषित समाज है वो किसी की बातों में ना आए, न सपा की बातों में आए, न बीजेपी की बातों में आए, दोनों ने छलने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं चिंता तो आपको सताने लगी है। कांची राम जी की मूर्ति का अनावरण किया सपा ने, बीजेपी दलित सम्मेलन करवाने जा रही है। प्रदेश की जनता के साथ आस्था जी, प्रदेश बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के साथ एक संवाद किया है कि छल और कपटी पार्टी के बीच में आप बातों में मत आइए कि हवाई दावा जो करते हैं। किस आधार पर आप छल कपट की बात कर रहे हैं? किस आधार पर चलिए, तो चुनावी आरोप हुआ, आप उन्हें छल कपटी कह देंगे, वो आपको छल कपटी कह देंगे। कोई आधार होगा ना इस बात का, कहाँ ठगेगा, क्या नहीं मिला? बिल्कुल आधार है। आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? जो बुनियादी समस्या है, चाहे दुकानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई हो, बेरोजगारी, ठीक है। जैनेंद्र अर्कवंशी यहाँ पर पिछड़ों, दलितों, शोषितों की बात हो रही है और बसपा कह रही है कि किसी पार्टी के बहकावे में ना आए। आप भी तो इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुत से न्यूज पोर्टल, टीवी मीडिया और बहुत सी जगहों से छन छन के खबरें आती हैं कि बसपा किसकी बी टीम है, बसपा किसके लिए काम कर रही है, किसको जितवाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा बहन जी का जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक गया है, वो 20% से 13% पे आ गया। दूसरी चीज मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के समय में जो
चारों तरफ हर जिले में कुकुर मुक्तों की तरह बाहुबली छोटे बड़े उगाए थे। आज उन्हीं बाहुबलियों पर भी कार्रवाई हो रही है। मैं यहाँ पे भाजपा को कहना चाहूंगा कि इन्होंने 2022 के घोषणा पत्र में कुछ वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? 1 साल होने को आया, लेकिन गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? अभी उठा लीजिए, महिलाओं के ऊपर कितनी अमानवीय घटना घटित हुई है। क्या प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं? आज 7 साल बाद भी, 6 साल बाद भी नहीं, एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। एक एक करके बात रखिए। साजन सिंह शांत हो जाइए, आप जयेंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। एक वक्त में एक ही पैनलिस्ट बोलेगा, सबको समय लगता है। साजन जी शांत होइए आप, साजन सिंह जी शांत होइए, आप शांत होइए साजन सिंह जी। जयेंद्र जी 10 सेकंड बात खत्म करिए, फिर प्रियंका गुप्ता। मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारी जो तैयारी थी धरातल पे दिसंबर 2022 में चुनाव होने थे, उसके हिसाब से हमने महिला आकांक्षी रैली निकाली थी और सावधान रथ यात्रा निकाली थी। लेकिन उसके बाद जो हमें अतिरिक्त समय मिला, जो चुनावों में डिले हुआ, इसके बाद हमने और भी ज्यादा नीचे के जिलों में जाके कार्य किया है और वो परिणाम आपको 13 मई को सामने दिखाई देंगे। ठीक है प्रियंका गुप्ता, निकाय चुनाव के लिए सभी अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं, पार्टी संगठन सबकी बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस में तो अभी तक संगठन की ही टीम नहीं बन पाई है। आप कह रहे हैं हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, कैसे तैयारी है? नहीं, वो मुद्दे तो हम पूरे साल भर उठाते रहते हैं, और तैयारी की बात रही तो पूरी तरह तैयार है कांग्रेस मैदान में उतरने के लिए। और इस बार ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि ये जो चुनाव है ये जनता की समस्याओं को लेकर है, जनता की जो व्यवस्था, ये सारी समस्याएं तो आपने पूर्व में उठा ली। आपने कहा बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, आप बताइए ना कैसे मुश्किलें खड़ी करेंगे आप? क्या रणनीति होगी आपके पास? कौन से समीकरण साधेंगे? क्या स्ट्रैटेजी होगी आपके पास? क्योंकि ये चुनाव जो है ना सड़कों की व्यवस्थाओं के लिए, पानी की व्यवस्थाओं के लिए, जो गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बंदा खरीदता है ना, उसको वो भरा हुआ नहीं मिलता। कभी तौल के देखेंगे ना तो उसको हमेशा कम खाली मिलेगा। ये व्यवस्थाएं हैं, सरकार नहीं दे पा रही है। आप बताइए, कोई किसी नल का पानी आप पी सकती हैं आज की डेट में? अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पी कर दिखा दें तो मैं चैलेंज। संजय चौधरी जी, उनकी व्यवस्था आपने बताया कि हम क्या क्या देके जा रहे हैं, उसमें हर घर नल योजना भी शामिल है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आप पी पाएंगे क्या उन नलों का पानी? हमारी सरकार में तो पानी पीते थे ना, नल से डायरेक्ट पीते थे, आप क्यों नहीं पिला पा रहे? कांग्रेस तो आज उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेके देखा जाए तो भी नजर नहीं आ रही है। केवल एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रायबरेली से सोनिया जी हैं, लेकिन सोनिया जी के दर्शन रायबरेली को ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो जनता को क्या मिलेंगे? देखिए, जनता के जो भी मुद्दे हैं लोकल बॉडीज में भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से मैंने कहा कि लगभग 3,500 किलोमीटर की नई पाइपलाइन, 3,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन, हर घर तक बिजली पहुंचाने के आधार और उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ओडीएफ शौचालय की हालत किया है। मैं समझता हूं कि नगर निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये सुरक्षा के मुद्दे को, ये विकास के मुद्दे को बेहतर समझता है, तभी भारतीय जनता पार्टी को बेहतर जीत देता है, उसी तरह की जीत देगा। उन समस्याओं का कारण जिनसे यहाँ का आम नागरिक परेशान है। गैस का सिलेंडर जब पूरे दाम देकर खरीद रहा है तो उसको आधी गैस क्यों मिल रही है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है आपकी सरकार में, छोटे से लेके बड़ा हर जगह भ्रष्टाचार। बोलिए संजय जी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, छोटे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही भ्रष्टाचारी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से बेल पर है, उनको वही दिखता है। जवाब सुनिए प्रियंका जी, जैसी भावना होती है, जवाब सुनिए, आपने आरोप लगाया। हम परियोजनाओं के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को डायरेक्ट दूसरों की पार्टियों को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये इन्हें खराब लगता है। मशीन में धोकर उसको साफ कर लेते हैं, रातों रात साफ कर लेते हैं, चाहे 9 केस हो चाहे 10 केस हो, ये रात भर में उनका भ्रष्टाचार साफ करते हैं। अरे कम से कम खुद को आईने में देखिए, एक उंगली उठाने से पहले बाकी की 4 उंगलियां। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है संजय चौधरी जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया। अरे छोड़िए साहब, अडानी के नाम पर आप बोल नहीं पाते। शांत हो जाइए प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में 94 जवाब ले लीजिए जो आपने सवाल पेट्रोल मिलता है, लेकिन राजस्थान में 106 रुपए का लीटर पेट्रोल मिलता है।
महंगाई ये बढ़ाते हैं, इनका कंपेयर कीजिए। जब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दर क्या है, राजस्थान में पेट्रोल का दर क्या है। उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी की किताब 30 रुपए की मिलती है, इनके यहाँ 150 रुपए की मिलती है। महंगाई की बात करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, और जब लोकल बॉडी का चुनाव होगा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। 500 रुपए का सिलेंडर था, पुरानी पेंशन ले आई है जो राजस्थान में दे रहे हैं, ले आई है सारी स्कीम में, तब बात करिए ना राजस्थान पे बैठ के। राजस्थान की बात करिए, छत्तीसगढ़ पे बात चुनाव होगा तो स्टेट के इलेक्शन की बात करेंगे, स्टेट का इलेक्शन की बात होगी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात ठीक करेंगे। है, आप लोग आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। जनता के मुद्दे उठाना चाहती है विपक्षी पार्टियां, और सरकार जवाब दे रही है कि किस क्षेत्र में क्या काम हुआ। आप लोग अपने अपने फैक्ट्स को रख रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपको नहीं लग रहा कि निकाय चुनाव होंगे? आप जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो या मुस्लिम हो, सुभाषपा अलग से मैदान में खड़ी, कांग्रेस अलग से मैदान में खड़ी है, बसपा अलग से मैदान में खड़ी है, ये सब तो बट जाएगा। देखिए, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, आपने बात सुनी जब वो सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो नेशनल मुद्दा है। अरे भैया, उसी नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है उसी में वो लोग रहते हैं, वही सिलेंडर खरीदेंगे। नेशनल में कोई अलग से जाके नहीं खरीदेंगे, जाके उनका महंगा सिलेंडर मिल रहा है। आज आपने तो बोला था उज्ज्वला योजना कहां चला गया, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, 1200 रुपए का, लोग कैसे खरीदेंगे? वापस वो लकड़ी पे अपना खाना बनाने लगे। तो कह रहे नेशनल मुद्दा है। अरे नेशनल है तभी तो देश की बात हो रही है, देश में उत्तर प्रदेश भी आता है। आप तो कहते थे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, अब आप कह रहे हो राजस्थान में 94 रुपए है, तो महाराष्ट्र में इतना है, तो पश्चिम बंगाल में कितना है, बिहार में कितना है, उत्तर प्रदेश कितना। क्यों भाई? आप तो 50 रुपए लीटर बेचने वाले थे, कुछ लोग तो 35 रुपए लीटर भी बेच रहे थे, ऐसी बातें करते थे चुनाव में 2014 के पहले। आप उसको बांटने लगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार है, तब आपने नहीं बोला था कि नहीं हम आएंगे तो देखो जहां मेरी। अच्छा, लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी यही मुद्दे छाए रहेंगे क्या? लोकल बॉडी इलेक्शंस में यही मुद्दे छाए रहेंगे? जनता से शहर की सरकार है, कुछ लोकल मुद्दों पर बात होगी, शहर, सड़कें, साफ सफाई। सुन तो लीजिए, लोकल मुद्दा ही है भैया। पेट्रोल भराने जाता है तो क्या ये कौन सा मुद्दा है? जेब से पैसे लगते हैं ना, जब वो सिलेंडर खरीदने जाता है कौन सा मुद्दा है? जेब से पैसे जाते हैं ना। क्योंकि इन सबको आगे रखकर तो आप पूर्व में लड़ चुके हैं, 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हो गया, आप बोलने दीजिए ना। और उसके बाद जब ये बात करते हैं शौचालय की, तो चले जाइए शौचालय की हालत क्या है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। कहीं दीवार है तो कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी है तो दीवार गायब है, फिर खोजना पड़ता है शौचालय है कहां पे। ये डाटा इनके पास है, ऐसे पढ़ने लगते हैं। हमने 3000 ये बनाया, 2500 ये बनाया, कितने करोड़ रोजगार दे दिए। हाँ, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप डाटा दे देते हैं कि हमने रोड बना दी, हमने पार्क बना दिए, हमने फ्लाईओवर बना दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, हमने देखिए ऐसा है, हमने मैं तो कहता हूँ ये यहाँ जो यहाँ ये तो लखनऊ की बात करते हैं, मैं इनको लखनऊ का उदाहरण बताता हूँ। 5 साल के अंदर बदला हुआ पार्क का नाम बताओ ना, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ, एक पार्क का नाम बताओ। आपने कहा पार्क बना दिए, 200 नए पार्क हमने बनाए कि नहीं बनाए? नाम बताओ ना, नाम निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से आप नाम जाते हैं वहां भी हम पार्क का नाम बताओ। हमारे हारने जितने की छोड़ो, आपके क्षेत्र में लगभग 150 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाते हैं। अरे पार्क बनाओ, कभी निकलिएगा तो देख पार्क बताने वाले थे कि हमने पार्क बनाए हैं, हमने स्टेडियम बनाए हैं, हमने यहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी, कहाँ बिछा दी? क्षेत्र में निकलिएगा, अरे 150 किलोमीटर का तो क्षेत्र ही है मेरा, और इसीलिए 150 किलोमीटर का मेरा क्षेत्र कहाँ जो आप 150 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई दे रहे हो? महसूस नहीं करते अभी? अरे भाई, विधानसभा 150 चुनाव में किलोमीटर का मेरा क्षेत्र नहीं है। दल चुनाव लड़ते हैं। अरे भैया, क्षेत्र नहीं 150 किलोमीटर का है, लोकसभा। अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए, मैं अलग से आपको मौका दे दूंगी काउंटर करने का। नहीं, ये कह रहे जहाँ से आप चुनाव लड़े थे वहाँ का भी पार्क आपको नहीं दिखा। पूरी दशा को प्राप्त होने वाले हैं। अरे ये कह रहे हैं कि 150 किलोमीटर का हमने पाइपलाइन बिछा दी पूर्वी विधानसभा में। अब 150 किलोमीटर की तो एरिया नहीं है, आपने 150 किलोमीटर। अब कुछ सोच समझ के बोला करो। अरे गलियां झूठ बोल रहे हो, 150 किलोमीटर बिछा दिया। जब गलियों में पड़ती है, गलियां नापो, गलियां सब नाप लिया, नापने के बाद पता चला कि गड्ढे हैं, नापने के बाद पता चला कि लाइट गायब हो जाती है, नापने के बाद पता चला कि वहाँ पे खुदी पड़ी है और लाइन बिछा दी हमने। गली का नाम बताओ, कौन सी गली बिछाया है बताओ? ए ब्लॉक में बिछा दिया, इंदिरा नगर के ए ब्लॉक में बिछाया है क्या? बी ब्लॉक में बिछाया है क्या? सुन लो। अच्छा ठीक है, आप दोनों लगातार एक दूसरे को घेर रहे हैं।
लेकिन अच्छी बात ये आप लोग गली का नाम ले लेकर बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आज डिबेट को सुनने वाली जनता खुश हो रही होगी कि अपने आसपास की बात, कुछ मुद्दा, उसको कुछ कायदे की बात आरोप प्रत्यारोप से हट करके सुनाई दे रही है। लेकिन संजय चौधरी जी, मुद्दे तो आपने सुने, किन किन मुद्दों को आगे रख के विपक्षी पार्टियां घेरेंगी, लेकिन आवारा पशुओं का जो मामला है वो फिर से उठेगा इस बार। मैं जवाब दे दूं आवारा पशुओं के बारे में बोलेंगे। देखिए ऐसी कितने एक्सीडेंट होते हैं, कभी बोलते हैं आवारा पशु के बारे में होते हैं। अनुराग जी सुन लीजिए, मैंने सवाल पूछा है संजय जी से। नहीं मुझसे पूछा, मुझे जवाब देना था ना। अभी 7 दिन तो बोल दिया, इतनी देर से बोल ही रहे हैं। ये तो 150 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई दे रहे हैं और गली का पता नहीं है कि इंदिरा नगर है किधर। मुलायम सिंह यादव भी और शिवपाल सिंह यादव भी दोनों ये बताओ, मिनिस्टर रहे, लेकिन इटावा में, मैनपुरी में, शिकोहाबाद में, फिरोजाबाद में, इन सारे अनुराग जी जवाब सुन लीजिए उनका। आप ऐसे बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जिनकी जमीन जवाब तो दे दूं। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार वो बात पूरी कर लें। हम पहले की तरह नगरीय निकाय के चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी का जवाब दे दूं करके दिखाएंगे। ठीक है संजय जी, ठीक है, आपने चुनावी दावा किया कि आप सुपड़ा साफ कर देंगे सपा का। ठीक है, आपकी बात पूरी होगी। अनुराग भदौरिया जी 20 सेकंड। इन्होंने दावे के साथ बोला कि हमने आपकी विधानसभा में, तो मैंने इनसे पूछा 150 किलोमीटर में निशादगंज में बिछ गई क्या? गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, 7 में बिछ गई क्या? मैं इंदिरा नगर के बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में बिछ गई क्या? महानगर में बिछ गई क्या? सुनो ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप बीच में बोलने लग गए। अब जवाब नहीं होता है, बीच में बोलने लगोगे यार, यही तो दिक्कत है। जवाब नहीं है तो बीच में बात पूरी कीजिए, जल्दी समय खत्म हो रहा है। इसलिए आपके पास जवाब नहीं है, हम तथ्य के साथ बोलते हैं। ठीक है, आप दोनों की बात पूरी हो। जाते जाते जैनेंद्र जी 10 सेकंड, जैनेंद्र जी मुझे शो क्लोज करना है, बोले जैनेंद्र जी। आशा जी मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि इनकी 2 इंजन की सरकार बोलते हैं तो क्यों नहीं हम एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाएंगे, सीएनजी गैस का मुद्दा उठाएंगे, पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों जगह इनकी सरकार है। बिल्कुल, हालांकि चुनाव में लड़ने के लिए हम जो साफ सफाई है शहरों की, शहरी निकायों की, उसकी बात करेंगे। हम व्यवस्था है उसकी बात करेंगे। अभी बच्चे जो साजन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है जैनेंद्र जी, बात आ गई आपकी, बोलिए साजन सिंह 10 सेकंड। के बीच में मूल प्रश्न जो उठाया था आपने शुरुआत में डिबेट के ओपनिंग रिमार्क्स में कि बहन जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना है, स्टैंड क्या है बीजेपी का? वही कहना है जो हर बार वो कहते हैं, वही कहना है जो हर बार वो कहते हैं। ईवीएम पे आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं, हार की भूमिका बना रहे हैं क्या? संजय चौधरी बैलेट पेपर वाली बात एक बार फिर से दोहराई गई। बसपा की तरफ से कहा गया, बहन जी की तरफ से कहा गया कि बैलेट पेपर से चुनाव। हाँ 10 सेकंड में शो क्लोज कर दें। किसी भी पार्टी को ये ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रवक्ता ये तो स्पष्टीकरण दे देना। आयोग ये तय करता है चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग आपका स्टैंड क्या है? हमें ठीक है, हम सारे कैसे कराना है, एकमत है इस मामले में, आपका स्टैंड क्या है? कराना है। बिल्कुल, आप जरूर कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दल एकमत है इस मामले में, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो तमाम दलों को एक मौका दिया गया था कि आप आइए और प्रूव करिए हाउस के अंदर कि कैसे ये टैंपर की जा सकती है, ये हैक हो सकती है, या किस तरह का डिवाइस है। एक भी विपक्षी दल आगे नहीं आया था। आम आदमी पार्टी ने जरूर कोशिश करी थी लेकिन सफल नहीं हो पाई, और इसीलिए बीजेपी बार बार कहती है कि जब हार का डर सताता है तो ईवीएम को आगे किया जाता है। बहरहाल आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस बार बसपा भी अग्रेसिवली चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। बहन जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछड़े, दलित और शोषित और वंचित समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी और सपा के बातों में बिल्कुल ना आए। दरअसल बसपा की परेशानी वो दलित सम्मेलन है जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बीजेपी करने वाली है, और हाल ही में अखिलेश यादव ने कांशी राम की मूर्ति का अनावरण किया था, और इसीलिए अब बसपा एक बार फिर से अपने कोर वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक को पकड़ने में, उसको मजबूत रखने में, उसके साथ कनेक्ट बनाए रखने में जुट गई है।